जब मैं क्लास 9th में था तो एक दिन हम सब एक फ्री पीरियड में अपने अपने पेरेंट्स के बारे में शो ऑफ कर रहे थे। किसी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन, किसी के पेरेंट्स अभी एक वर्ल्ड टूर से लौटे हैं, इस तरह की बातें। तो मैंने भी इस डिस्कशन के बीच में बोल डाला, मेरे पापा अंटार्कटिका जा चुके हैं। 1-2 सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला, फिर अचानक से सब हंसने लगे। हाँ, अब तो तुम ये भी बोलोगे कि तुम्हारे पापा मार्स जा चुके हैं। बहुत मजाक उड़ाया मेरा। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा, हाथ में बड़ा सा व्हाइट चार्ट पेपर लेके, जिसको मैंने क्लास में घुसते ही सारे क्लासमेट्स के सामने एक दीवार पे चिपका दिया। उस चार्ट पेपर पर चिपकी थी पापा की अलमारी से निकाली गई कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स, और उसके ऊपर लाल स्केच पेन से बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट एंटार्क्टिक बेस, दक्षिण गंगोत्री। ये तो थी ओरिजिन स्टोरी इस पॉडकास्ट की। दक्षिण गंगोत्री की कहानी तब शुरू होती है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। M&M Talkies presents India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. Chapter 1, Icebreaker. इंडिया 1981 आज के इंडिया से काफी अलग। हजारों रंगों के इस देश में अभी तक कलर टीवी भी नहीं पहुंचा था। लाइसेंस राज का मतलब था कि लैंडलाइन हो या स्कूटर, 6 महीने तो वेट करना पड़ता था, इफ यू वर लकी। इंटरनेट पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 1981 सर्च करिए, सबसे सिग्निफिकेंट रिजल्ट ये आता है कि धोनी, युवराज सिंह और गौतम गंभीर इस साल पैदा हुए थे। लेकिन मई 1981 में न्यूली फॉर्म्ड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के पहले सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद जहूर कासिम ने एक मीटिंग में एक सवाल का बहुत ही सीधा जवाब दिया। जब कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्णा स्वामी राव ने उनसे पूछा, विल इट बी पॉसिबल फॉर इंडिया टू विजिट अंटार्कटिका, तो उनका जवाब था यस। उनको उस वक्त थोड़ी ना पता था that the Indian government was actually planning a secret expedition to Antarctica, अपनी scientific capability और international presence बढ़ाने के लिए। उनको थोड़ी ना पता था कि उस वक्त the Indian government was actually considering an expedition to Antarctica, क्योंकि इंडिया को अपनी scientific reach और international presence बढ़ानी थी। और कैबिनेट सेक्रेटरी राव ने उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया that the newly appointed Secretary of the Department of Environment is very confident about India's ability to reach Antarctica. Finally, Dr. Qasim met the then Prime Minister herself and communicated the requirements for this expedition. July 1981 में इस expedition को approve किया गया under the code name गंगोत्री, और डॉक्टर कासिम को इस expedition का लीडर चुना गया। 6 दिसंबर 1981 नॉर्वेजियन शिप पोलर सर्कल पे मिशन गोवा से निकला। यह मिशन इतना सीक्रेटिव था कि इसके लिए सिलेक्ट किए गए लोगों को इंडिया से निकलने के बाद ही बताया गया कि वो अंटार्कटिका जा रहे हैं। और फाइनली बहुत चैलेंजेस के बाद एट 3 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन January 9th, 1982 पहली बार एन इंडियन अंटार्कटिक टीम सक्सेसफुली रीच्ड अंटार्कटिका। What thrilling news that our expedition has landed in Antarctica. It is the fulfillment of one of my long-standing wishes. पद्म भूषण, पद्मश्री डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, जिनको द फादर ऑफ इंडियाज पोलर रिसर्च प्रोग्राम भी माना जाता है, 20 अक्टूबर 2015 को गुजर गए। तो अगर मुझको उनके बारे में और जानना है, मुझे वहां लौटना पड़ेगा जहां से मैं बहुत साल पहले भागकर मुंबई आ गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वही विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, वही शेड ऑटो, वही चाय मैगी स्टॉल। फर्क सिर्फ इतना कि शायद पहली बार अपनी मर्जी से किसी प्रोफेसर के ऑफिस में जा रहा हूं, और वो प्रोफेसर हैं डॉक्टर दीना बंधु साहू, जिनको डॉक्टर कासिम ने 1987 में चुना था एज द फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट टू बी एक्सेप्टेड इनटू इंडियाज अंटार्कटिक प्रोग्राम। वो मुझे बता रहे थे अपने और डॉक्टर कासिम की पहली मुलाकात के बारे में। डॉक्टर S.J. Qasim was not only a great scientist but a wonderful human being, very tall,
always smiling, a very unique personality. When I first met him, that first impression I got as a student, that scientist ऐसे होते हैं. That impression actually was etched in my memory. खुश रहते थे. साइंटिफिक अचीवमेंट तो उनका बहुत है, लेकिन मैं जब उनके साथ मिलता था, वो दिल्ली में रहते थे, मैं जब उनसे मिलने जाता था, हम लोग बहुत सारी चीज़ें साइंस का ऊपर डिस्कशन करते थे. ही वॉज ए ग्रेट विजनर. ही वॉज नॉट ए कॉपी कैट. हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका में ये हो रहा है हम भी करेंगे, जापान में ये हो रहा है हम भी करेंगे, यूरोप में हो रहा है. तो सी यू हैव टू, इन साइंस, विज्ञान में आपको ये देखना है कि इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. जैसे टेक्नोलॉजी में यू हैव टू स्टे 20 ईयर्स अहेड, 30 ईयर्स अहेड. आज एक सेलफोन का मॉडल निकला, एक कंप्यूटर का मॉडल निकला, एक गाड़ी का मॉडल निकला, 10 साल के बाद वो आउटडेटेड हो गया. आपको उसको कुछ नहीं फेंकना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर आप आज के सोच में कोई चीज़ बनाओगे, वो कल आउटडेटेड हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल. तो डॉक्टर कासिम वाज ए विजनर. वो समुंदर के नीचे पहला पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स उन्होंने वहाँ से एक्सप्लोर किए थे कि समुंदर का गहराई में, इतना गहराई समुंदर में भी हमारा मेटल से भारत उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है. तो वो एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. वो गोवा में अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बनाए, जिसमें आज लोग, बहुत सारे लोग रिसर्च करें. ही वॉज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो उनका पहला सेक्रेटरी थे डॉक्टर कासिम. डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, जो सब्सिक्वेंटली बना मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस, ही वॉज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ दैट. तो एक विजनरी ही वो कर सकता है. एंड आई वॉज वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विथ हिम, एंड आई वॉज वेरी लकी to deliver the first Dr. S.Z. Kasim Memorial Lecture. इंडियन एंटार्कटिक प्रोग्राम से जुड़े एक और नोटेड साइंटिस्ट डॉक्टर रसिक रविंद्रा ने भी मुझे डॉक्टर कासिम के बारे में एक और खास बात बताई. And the greatest virtue of this man was that even after he retired from the ocean development, he retired from NIO, he knew all his people by first name, initials. I was a member in the 7th expedition, that was 1987-88, and he had no links with the Department of Ocean Development and all that. I went after when I took over the National Center for Antarctic and Ocean Research as a director, I went to meet him. He came to Goa, some of the issues. And he referred me as my first name, Rasik, how are you? I was flabbergasted. I said, sir, how do you remember my name after so many years? He said, I know the names of all my workers in NIO, even the gardener, his son, I know everybody. Wow. These are my assets. He said, these are my assets. This is all that I have earned in my life. कौन हैं ये लोग जिनको मैं तो सिर्फ बचपन की कहानियों से या पुरानी फोटोग्राफ से जानता हूं, लेकिन जिनको डॉक्टर कासिम अपने ग्रेटेस्ट एसेट्स मानते थे, और जिनको 1983 में सेलेक्ट किया गया था टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज 3rd एंटार्कटिक मिशन, जो भारत का पहला एंटार्कटिक बेस दक्षिण गंगोत्री बनाएगा. इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए मुझे भी अपने एक छोटे से एक्सपेडिशन पे निकलना पड़ेगा, ताकि मैं उन लोगों से मिलकर उन्हीं की जुबान में उनकी कहानियां सुनूं. तो पकड़ी ट्रेन और पहुंच गया हैदराबाद. इस मिशन के लीडर साइज्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष गुप्ता से बात कर ले. मैं उनसे जानना चाहता था कि वो ऐसे मिशन के लीडर कैसे बने. How does Harsh Gupta become the leader of the 3rd Antarctic mission? Okay, this is very interesting because India started expedition to Antarctica in 1981. In 81, it was a very hush-hush affair because somehow it was not expected of India to go to Antarctica and break that barrier of being big countries being a part of that. So I got curious at that time. In 1983, beginning of 1983, some February, March, there was a call from Department of Ocean Development asking for scientific proposals for the work that you want to do. By that time, I had moved to Center for Earth Science Studies at Trivandrum. I was the director
I was just 40 at that time. So till then, we did not have much information about earthquakes in Antarctica. And it looked a very good option to set up a network of 5 stations. So I made a proposal to Department of Ocean Development about setting up these 5 stations in Antarctica. And I think somewhere in March, I got a call from Department of Ocean Development asking me to come and make a presentation. So I went to DOD. DOD at that time was located in the South Block in Delhi. And Dr. Qasim was the secretary. So I think there were 10, 12 other people who had come to make presentations. So my number came 3rd or 4th, I don't remember. I went and made my presentation, lasted for 10, 12 minutes. And the selection committee was quite happy with the presentation, but they said that you need 5 people. Our main aim is to set up the permanent base this year. So to provide you 5 people would be rather difficult. When I was about leaving, they said, but please don't leave. After we finish all the presentations, we would like to talk to you. I said, fine. So I waited. So in another hour and a half, all the presentations were over. And then I was ushered in again. And they said that although we are not accepting your proposal, we want you to be the leader of the 3rd expedition. Now this was a total surprise for me. And I have some boldness. That's why me. So the answer was that you are just 40 years of age, and we know your background. You have worked in Himalaya so much, and you are director of a full-fledged scientific laboratory. That's means there are credentials, scientific as well as administrative, with you. So if you agree, and the decision has to be made very fast. So I called Manju. We had 2 daughters at that time, aged 12 and 8. 9, yeah. And of course, they had no idea what I'm talking about. But in a nutshell, they said that if you think it is okay, you don't want to object to it and all that. So I called Dr. Qasim and told him that I am ready to accept the leadership. So I went to DOD next day. And there was an aura about Antarctica at that time. When I entered DOD office, everyone stood up. All the people sitting outside and all that. So obviously, Dr. Qasim had told him that we have selected Harsh Gupta as the leader of the 3rd expedition. मगर सिर्फ डॉक्टर गुप्ता नहीं, जब मैं पुणे पहुंचा, आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स और पापा के अच्छे दोस्त कर्नल पवन नायर से बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो भारत में होने वाले 1982 एशियन गेम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में लगे हुए थे, जब किस्मत ने उनको अचानक भेजा अंटार्कटिका. Just talking to you can just talk normally and there's no and the way we had spoken over the phone, the tone is very conversational. There is nothing it's very informal because today that is what works. So okay, so I'm here with Colonel Pavan Nair. Thank you so much for talking to us. You're welcome, Dhruv, and thank you for having me. It's a pleasure meeting up with you again after some time and in person. Thanks for coming over. Thank you, sir. So let's just get into it quickly. How did you get involved in it? Yeah, so I was actually, it was very casual and I did not really think it would happen, but it did. Because, I was having a normal day and having a cup of tea with the other officers. And there's a little notice sort of file, for officers, they keep all the notifications there. Right. So I was just going through it and I come across this required 2 engineer officers to go to Antarctica. I said, something clicks immediately. And I felt this is for me. And I just went home and I spoke to my wife and Shama and asked her that, what do you think? She said, well, if you want to go, you go. So I gave my name as a volunteer, which later I got to know my commander, faculty commander. He put in a very strong word for me and sent it to the engineer-in-chief's branch. And then I was, that was done and I forgot about it.
And I was involved in certain other activities, like the Asian Games rowing event was happening. We were organizing it at the Corps of Engineers. We had to lay out the course in Jaipur for the, a lot of bridging equipment was required. And I was senior instructor bridging at that time. And I was doing these trials, so I was very involved. And one day I just get a message from the brigadier on the site there that Pawan, go to Delhi tomorrow. You are off to the Antarctic. So it came out of the blue actually. And what had happened was that there were two officers going. The one officer who was selected was Jay Bahuguna, Major Jay Bahuguna. And the other officer actually, who I was in reserve. Okay. Who got selected, had a bit of a motorcycle accident and hurt his leg. Oh. So he had to drop out on medical grounds. Okay. And I was sort of promoted in his place. So that is how I landed up to begin with in the Antarctic. And this is the second mission? This is the India's second mission. My first mission. First mission. That was in 1982. Right. So 81, 82, the first mission had been. 82, 83 is when we sailed on a very small little ship called the Polar Circle. So it was the interesting journey, but the real work started when we landed up in. Right. वो अंटार्कटिका से लौटे ही थे जब उनको एक बार फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको कुछ ही महीनों में अंटार्कटिका लौटना होगा, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ। Were you always aware that you would be part of the third mission? No, not at all. Not at all. I was not aware. I had, they say never volunteer in the army. But I had volunteered for the second mission. Right. And then sometime in February or March of 83, again I was involved in something else. Right. And I was told, go to Delhi, you have to go to England in 2-3 days with a mission for the station. And you have been selected as the leader of the army team for the construction of this. Wow. और इस तरह कर्नल पवन नायर ने अपने आप को पाया एज द लीडर ऑफ द दक्षिण गंगोत्री कंस्ट्रक्शन टीम। लेकिन इस टीम के बाकी मेंबर्स को कैसे सेलेक्ट किया गया, यह सवाल मैंने पूछा डॉक्टर गुप्ता से। What kind of input could you have in terms of who was selected for the mission? Okay, now the selection was based on the proposals that people had sent and their background. So all the scientists, 16 scientists who were selected, they were on the top of their profession. They were all young and very enthusiastic about Antarctica. As far as Army, Navy and Air Force is concerned, the selection was not made by Department of Ocean Development. They had requested the three services to provide their best team. The best. Okay. हमारे फौज में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड्स पे देश की रक्षा करते हैं, तो ऑब्वियसली जो पहाड़ में जो दिक्कतें हैं, द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट है। हमारे जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट उनकी स्टैंडर्ड जो बात करते हैं सबसे ऊंचे एस्टैब्लिशमेंट को कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, बट आई प्रॉब्ली वॉज एंड द यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर इन अ क्लास ए एस्टैब्लिशमेंट व्हेन आई वॉक्ड इन देयर। समहाउ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब शुरुआत के करियर से ही मुझे हमेशा एक चीज़ ये रही है कि मैं वो करूँ जो और नहीं कर सकते। I remember having told my commanding officers, the ordinary bores me. मैंने ये not directly, but I have said, listen, as far as the day-to-day routine is concerned, there's so many officers who get it done. What anybody cannot do, ask me. You see, it's not a question of pride and the hormones that flow, the adrenaline that flows when you pit your might against the might of the unknown gets maximum adrenaline. Lieutenant Colonel Hem Lohmi, soldier, engineer, mountaineer, and youngest instructor at the High Altitude Warfare School of India.
लेकिन मैं उनको मोस्टली डैड कहता हूँ। अब इस सब के बीच में दिवाली के लिए तो वापस जाना ही था लखनऊ, तो फटते पटाखों की आवाज़ों के बीच में वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनके अनुभव और ट्रेनिंग ने उनको बनाया इस मिशन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट। देखो, जो जहाँ तक रूडिमेंट्स ऑफ वेपनरी इज कंसर्न या रूडिमेंट्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग इज कंसर्न, वो आपको एनडीए में जब 3 साल तक तुम्हारी बजाई जाती है वो उसमें सब सीख जाता है। सारे वट जितने होते हैं वो उनको सीधा कर देना उन्होंने। सो जो आपको ये जो आप सीखते हो माउंटेन वॉरफेयर में, ये सीखते हो कि हार्ड टेरेन को निगोशिएट कैसे करना है। ये आप सीखते हो कि क्यों सुबह उठ के 4 बजे चलना ज़रूरी है, क्योंकि जितने एवलांचेस आते हैं, जितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि आप देर तक उन हॉस्टाइल टेरेन में काम करते रहते हो। तो ये आपको सिखाता है कि उस हॉस्टाइल टेरेन में आपको जिंदा कैसे रहना है। और तीसरी चीज़ जो आपको सिखाता है वो ये कि जो आपके अंदर ताकत है वो जितना आप सोचते हो उससे बहुत ज़्यादा है। So long your mind does not give up, the body has a tremendous resilience. वहाँ से शुरू हुआ 75 से till about 1986 I climbed mountains. तो ये this was my background. I mean, why I got roped into Antarctica was because मुझे न सिर्फ एडवर्स क्लाइमेट में ऑपरेट करना आता था, बट बाय द टाइम आई हैड बिल्ट अ रेपुटेशन दैट one of my members of my expedition he said, I climb with you because I know I come back alive. Can you recall the exact thing? Were you selected or did you volunteer? I had the proud privilege of being nominated or being requested to join, because by the time I had conducted an expedition to the second highest Indian mountain, Nanda Devi, in 1980. Also by 83, I was a postgraduate from IIT Roorkee who got a gold and a silver in IIT Roorkee, and I was teaching student electrical engineering. So I was asked by Pawan Nair that I must join, and because it was something, the unknown, that beckoned, so I said yes, why not. How did you know Pawan Nair from before? Pawan Nair I did not know from before. Pawan Nair knew about me. Acha. Must have asked around. No, I mean, because Corps of Engineers also knew that there was a mad fellow roaming around who's climbed mountains. कुछ लोगों ने अचानक अपने आप को इस मिशन का हिस्सा पाया, कुछ लोगों को बुलाया गया, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास अंटार्कटिका जाने के लिए सारी क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन तो था, लेकिन किसी और वजह से उनका अंटार्कटिका जाने का सपना सच नहीं हो पा रहा था। I saw in the paper after the first expedition went that Indian team is going to Antarctica. So naturally for everyone, Antarctica is a dreamland, land of penguins. So I was very interested, and since I thought I have the background, I am a trained mountaineer, plus I did expeditions in Himalaya, plus I did field work in the Arctic Circle region while I was doing work in Sweden. So I applied for it, just opted for it. And then I got a letter. They said they're not considering any woman scientist. So naturally I couldn't do anything about it.
But next year, I got a telegram for an interview. And this interview was with who all? Was Dr. Qasim at this interview, ma'am? Dr. Qasim himself, only him. Oh, No only other. him. Yes. So, in your conversation with Dr. Qasim, was it brought up as to why is this sudden change in policy that earlier they were not considering women, now they are open to? He never mentioned why. But Right. then he sort of said that we finally decided to take women. But afterwards, I don't know whether it's true or not. Afterwards, I heard that Mrs. Gandhi was interested having women scientists. So they decided to include 2 women scientists. So myself and Aditi got the chance. थर्ड इंडियन अंटार्कटिक मिशन सिर्फ भारत का पहला अंटार्कटिक बेस नहीं बनाएगा, लेकिन पहली बार 2 इंडियन वुमेन साइंटिस्ट्स सुदीप्ता सेनगुप्ता और अदिति पंत को अंटार्कटिका भी ले जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती कोई क्यों उठाए? आखिर एक बंजर फ्रोजन डेजर्ट में ऐसा क्या रखा है, और हमारा वहां जाकर क्या फायदा होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट जर्नीज, दक्षिण गंगोत्री। You were listening to India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. an Eminem original. This podcast, inspired by the historic mission Dakshin Gangotri of 1983, uses creative liberties and dramatizations to enhance the storytelling experience. The creators, producers, directors, artists, and all individuals associated with this podcast do not intend to malign, defame, slander, or offend any person, place, region, country, religion, community, or individual. Every effort has been made to respectfully represent the armed forces, uniforms, and national representatives. Any inaccuracies or deviations are entirely unintentional. The podcast does not endorse smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.